बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है, जिसे कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। इसमें आपको मैं वो चीज़ करवाऊंगा जो हमारे लिए इंतहाई अहम होगी, जिससे हमारे टेस्ट बनेंगे स्कूल में, अकेडमीज़ में और बोर्ड में। हमने वो सवाल करने हैं जो हमारे पास अहम है। ज़्यादा पूरे चैप्टर की वजाहत में मैं नहीं जाऊंगा, टू द पॉइंट जो बात है वो करूंगा। तो आपने लास्ट तक पूरी वीडियो देखनी है। वीडियो डाउनलोड करके ना देखा करें, वीडियो ऑनलाइन देखा करें। डाउनलोडिंग में ये होता है कि उसमें बात कट जाती है और इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो मेरा वाचिंग टाइम बढ़ेगा, और जब इनकी वाचिंग टाइम पूरा हो जाएगा तो फिर मेरी अर्निंग शुरू होगी। तो आप डाउनलोड वीडियो को ना किया करें और पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। इसमें आपकी बहुत फ़ायदे की बातें होंगी। ये ना हो कि आप एक सवाल देखें और जल्दी जल्दी आगे भगा दें, लेकिन जो मैं समझाऊंगा, जो बोलूँगा, वो आप अगर सुन लेते हैं ना तो आपको याद करना बड़ा ही आसान होगा। चले हम आज का पहला जो इस चैप्टर का अहम सवाल है वो करने की कोशिश करते हैं और मैं आपको समझाता हूँ। बड़ा ही आसान है और बड़ा ही इजी है। थोड़ा सा जूम इट कर लें इसको ताकि आपको वीडियो क्लियर नज़र आ जाए। पहला सवाल है कि एटम स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए अपनी एनर्जी को कैसे कम करते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब क्या? आराम में आने के लिए अपनी एनर्जी कैसे कम करते हैं। कह रहे इस दुनिया में मौजूद तमाम एटम्स अपनी एनर्जी कम करने की कोशिश में हैं। इस कोशिश में वो दूसरे एटम के साथ मुंसलिक हो जाते हैं। मुंसलिक से मुराद है जुड़ जाते हैं। ये एक कुदरती अमर है, यानी कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अमल होता है, क्योंकि इसकी मदद से एटम की स्टेबिलिटी में इजाफा होता है। जब वो दूसरे के साथ मिल जाते हैं, अगर उनको कोई कम एनर्जी वाला मिल जाए तो उसको अपनी एनर्जी दे देते हैं और वो स्टेबल हो जाते हैं। तो ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया। अगला हम शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं, वो बड़ा ही अहम है। वो भी ये दूसरा नहीं करना, ये वाला आपका अगला सवाल है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स और इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल्स में क्या फ़र्क है। कह रहे पीरियोडिक टेबल में मौजूद अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए ये बात आसान है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स 16वें और 17वें ग्रुप को मुंतकिल करके बांड बनाएं। यानी कि ये जो मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है ना, पीरियोडिक टेबल्स के अंदर 16वें और 17वें ग्रुप्स को क्या कर देते हैं, अपने एटम्स मुंतकिल कर देते हैं। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल चूँकि आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन से महरूम हो जाते हैं, यानी कि जो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स देते हैं ना, या जो मेटल्स, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स हासिल करते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स कहलाएंगे, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा वो इलेक्ट्रो नेगेटिव मेटल्स कहलाते हैं, या उनको इलेक्ट्रो नेगेटिव मेटल्स का नाम दिया जाता है। केमिकल बॉन्ड की तारीफ़ करें। आपने क्या करना है, इसके केमिकल बॉन्ड की तारीफ़ करनी है और बॉन्डिंग कितनी तरह के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं उनके नाम। जैसे कि हमारे पास है, कह रहे केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड कशिश की वो क़ुव्वत है जो एटम को मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड की सूरत में बांध के रखती हैं। बांध से मुराद आपस में उसको जोड़े रखती है। कह रहे हैं कि जब दो मुख्तलिफ एशिया के एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो दो बातें मुमकिन हो सकती हैं। कौन कौन सी? कीमियाई बांड की इकसाम बतानी है आपने। आयोनिक बांड, कोवलेंट बांड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड। ये तीनों बांडिंग्स बड़ी ही अहम हैं। ये था आपका शॉर्ट क्वेश्चन। आपने ये इतना शॉर्ट क्वेश्चन याद रखना है, केमिकल बांड की तारीफ़ और उनकी इकसाम के नाम। फिर हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास केमिकल यहाँ पर बेस्ट हो गया ऐसे। केमिकल बॉन्ड की एनर्जेटिक से क्या मुराद है?
एनर्जेटिक्स का मतलब है उनके दरमियान जो कशिश की क़ुव्वतें होती हैं वो क्या होती हैं। कह रहे हैं कि केमिकल बॉन्ड के दौरान इनके दरमियान कशिश की क़ुव्वतें जन्म लेती हैं। जब भी एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाते हैं ना आपस में, तो उनके दरमियान कशिश आ जाती है, वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। जबकि दूसरा इम्कान इस बात का है कि इनके दरमियान दफ़ा की क़ुव्वतें पैदा हों, या तो उनके दरमियान कशिश की क़ुव्वतें पैदा होंगी या दफ़ा की। कशिश से मुराद वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। दफ़ा का मतलब है जैसे हम एक दूसरे को बोलते हैं जा दफ़ा हो जा, तो वो भी दफ़ा से मुराद जा मेरी नज़रों से दूर हो जा। तो इसी तरह केमिकल बॉन्ड भी एक दूसरे को परे परे धकेलते हैं। अगर कशिश की क़ुव्वतें दफ़ा की क़ुव्वतों से ज़्यादा हों, कशिश की क़ुव्वतें अगर प्यार ज़्यादा हो तो वो अपनी तरफ खींच लेते हैं, अगर नफ़रत ज़्यादा हो तो वो एक दूसरे को दूर कर देते हैं। दूसरी सूरत में वो एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। ज़्यादा कशिश की क़ुव्वतें होंगी तो वो उसकी तरफ आ जाएंगे, और कशिश की क़ुव्वतें दफ़ा की क़ुव्वतें ज़्यादा होंगी तो वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो ये है केमिकल बॉन्ड की एनर्जेटिक्स। तो ये बड़ा ही अहम सवाल है। फिर हम अगला सवाल देखते हैं कोई। ये देखें हमारे पास है लास्ट वाला इसका सवाल। यहाँ से ये बस आपने क्या करना है, कोवलेंट बॉन्ड की क्या करनी है, डेफिनेशन याद करनी है, तारीफ़। सिर्फ उन्होंने कहा बॉन्ड की कैसे बनते हैं ये नहीं आपने करना, आपने अभी इसको क्या करना है, शॉर्ट के तौर पे क्या करना है, इसको थोड़ा सा तैयार करना। अभी हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, कह रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड से क्या मुराद है। कोवलेंट यानी कि कोवलेंट बॉन्ड ग्रुप 14 ता ग्रुप 17 यानी कि ग्रुप 14 ता ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को जब रिएक्ट करने का मौका मिलता है ना, आपस में रिएक्शन करने का, तो ये एलिमेंट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का बाहमी यानी कि बाहमी से मुराद के आपस में बाहमी इश्तराक करके, इश्तराक का मतलब क्या है, बाहमी इश्तराक से मुराद है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं शेयर करना शुरू कर देते हैं आपस में, तो केमिकल बॉन्ड बना देते हैं। इस किस्म का बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स के बाहमी इश्तराक से वजूद में आता है इसको क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, या वो कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। आपने यहाँ तक इसकी डेफिनेशन करनी। ले भाई इस चैप्टर का सबसे अहम लॉन्ग सवाल है हमारे पास, और बड़ा ही आसान है, बड़ा ही ईजी है। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप पूरी बातें मेरी लास्ट तक तवज्जो से सुन लेते हैं तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान करना है, आप इस तरह याद करें, इस तरह के जैसे आप क्या कर रहे हैं, एक फ़िल्म देख रहे हैं, ये भी देखेंगे एक फ़िल्म है, तो इसको अपने जहन में माइंड करैक्टर बना के देखें। अरे कोवलेंट बॉन्ड की इकसाम की वजाहत कीजिए, हर किस्म के लिए कम से कम एक मिसाल लाजमी देनी है। तो ये ऐसे ही है, कोवलेंट बॉन्ड की इकसाम कैसे है, कह रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स के बाहमी इश्तराक से वजूद में आता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए बाहम जोड़े बनाते हैं बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। बॉन्डिंग पेयर की तादाद के लिहाज से कोवलेंट बॉन्ड की 3 इकसाम है। एक है हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा है डबल, और तीसरा है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। बड़ा ही आसान है, ज़रा गौर से कीजिएगा, बड़ा इजी है। कह रहे सिंगल कोवलेंट, सिंगल का मतलब क्या होता है, एक। कह रहे कि जब कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाला हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन फ्राहम करेगा तो बॉन्ड पेयर वजूद में आता है, इसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। एटम के दरमियान मौजूद सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन से ज़ाहिर करते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की मिसालें हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और मीथेन हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल्स करनी है आपने। क्लोरीन बॉन्ड का बनना, यानी जब क्लोरीन के 2 एटम्स मिलते हैं तो इन एटम्स के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन पेयर का इश्तराक होता है। पेयर क्या होता है, जोड़ा। इश्तराक का मतलब क्या होता है, आपस में मिलते हैं, जिससे एक स्टेबल क्लोरीन मॉलिक्यूल्स बनता है। ये देखिए, एक क्लोरीन ये है, दूसरा क्लोरीन ये है। अब क्लोरीन के अंदर हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 2 ये इलेक्ट्रॉन्स है, 2 ये, 2 ये और 1 ये। जब ये आपस में क्या करते हैं, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये देखें, ये वाला इस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ क्या करेगा, इश्तराक करेगा, मिल जाएगा, तो वो आपस में क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ये जो है इनके आपस में मिले हैं, ये डॉट डॉट इलेक्ट्रॉन को ज़ाहिर करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला ये भी यूज़ कर रहा है और ये भी यूज़ कर रहा है। तो इसी तरह आपने ये इसके क्लोरीन लिख के इसके गिर्द 7 इलेक्ट्रॉन्स बना देने, 2, 4, 6 और 1 7, और ये क्लोरीन इसके साथ, और ये जो यहाँ पर एक ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, तो इसको सिंगल लाइन से ही ज़ाहिर करते थे। तो आपने ये एक क्लोरीन की एग्जांपल कर लेनी है। आगे हमारे पास हाइड्रोजन की भी है, लेकिन आपने कम से कम एक करनी है। फिर हमारे पास है अगला डबल।
डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब हर बॉन्ड बनाने वाला एटम दो दो, जब हमने ऊपर क्या पढ़ा था, हर बॉन्ड बनाने वाला एटम एक एक, तो ये क्या है, डबल है, तो दो दो इलेक्ट्रॉन फराहम करे, तो दो अदद बॉन्ड पेयर की इश्तराक बनती है और एक डबल कोवलेंट बॉन्ड वजूद में आता है। एटम के दरमियान डबल बॉन्ड को बॉन्ड दो लाइन से ज़ाहिर किया जाता है। ऊपर वाले को सिंगल को एक लाइन से करते थे और डबल को डबल लाइन से ज़ाहिर करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसकी एग्जांपल एक देखते हैं और वो आपको समझाता हूँ। बड़ी इजी है और बड़ी फ़ायदेमंद है, ये आपने अच्छी तरीके से याद करनी होती है। कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर हमारी मिसालें क्या हैं, ऑक्सीजन गैस है और इथेन है, में डबल कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो हमने यहाँ पर एक ऑक्सीजन की क्या कर लेनी है, एग्जांपल कर लेनी। एक से ऑक्सीजन का ये मॉलिक्यूल तो दूसरे का ये। ऑक्सीजन के अंदर 6 एटम्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फराहम होने हैं, तो ये दोनों जाके इसके साथ मिल जाएंगे तो ये शक्ल बन जाएगी। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी यूज़ कर रहा है और ये भी यूज़ कर रहा है। तो इस तरह ये 2 इलेक्ट्रॉन फराहम हुए तो इनके दरमियान क्या होगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। इसको डबल लाइन से ज़ाहिर करते हैं। ये डॉट डॉट हमेशा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ज़ाहिर करते हैं। अगला हमारे पास है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो बड़ा ही आसान है। अब पहले में 1 इलेक्ट्रॉन फराहम किया जाता था, अब फिर दूसरे में 2-2, इसमें क्या होगा 3-3। पहले को सिंगल लाइन से ज़ाहिर करते थे, डबल को डबल लाइन से और ट्रिपल को ट्रिपल लाइन से ज़ाहिर करते हैं। फिर इसकी मिसाल का ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाले मॉलिक्यूल्स की मिसालें नाइट्रोजन और इथाइन हैं। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का बनना, ये हम इसकी एग्जांपल करते हैं। नाइट्रोजन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके साथ क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या हुए हैं, शेयर हुए हैं, तो इनके दरमियान क्या बन गया है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरह आपका ये लॉन्ग सवाल जो होता है इंतहा किस्म का अहम, वो मैंने आपको करवा दिया और इसको आपने अच्छी तरह तैयार करना है, मेहनत करनी है। अभी से थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो क्या होगा, पेपर से पहले हमारी अच्छी तैयारी हो जाएगी। मैं टू दी पॉइंट आपको बात काम करवा रहा हूँ, ज़्यादा आपको मुश्किल में नहीं डाल रहा। कह रहे हैं कि ये भी MCQ के तौर पे याद रखना है। किस किस्म के एलिमेंट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, नॉन मेटल्स कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड्स कौन बनाते हैं, नॉन मेटल। कह रहे हैं ये अहम है शॉर्ट क्वेश्चन, आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में फ़र्क। आयोनिक बॉन्ड की भी डेफिनेशन आप पीछे कर चुके हैं और कोवलेंट बॉन्ड की भी, तो आपने वही डेफिनेशन जो पीछे याद की है वो भी लिख देनी है। कह रहे हैं कि आयोनिक बॉन्ड एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स की मुंतकिली से वजूद में आता है। आयोनिक बॉन्ड मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों में बनता है। कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के बाहमी इश्तराक से ये मुकम्मल तौर पे दे देते हैं, ये इश्तराक करते हैं, यानी कि दोनों ही फिर वो इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े को इस्तेमाल करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड सिर्फ नॉन मेटल्स में बनता है, आयोनिक बॉन्ड मेटल्स में भी बनता है और नॉन मेटल्स में भी। जो कोवलेंट बॉन्ड है वो सिर्फ नॉन मेटल्स में बनता है। तो ये इस तरह आपने क्या करना है, इसको याद कर लेना है। फिर हम कोई अगला सवाल देखते हैं। ले भाई, ये भी उससे भी ज़्यादा अहम सवाल आ गया हमारे पास। बड़ा ही आसान है और बड़ा ही अहम, एक एक लफ्ज़ का फ़र्क है, तवज्जो से कीजिएगा तो याद करना बड़ा ही इजी होगा। सुनिएगा ज़रा। कह रहे हैं कि नॉन पोलर और पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या फ़र्क है। तो पहले किसका आ गया, नॉन पोलर क्या होता है। कह रहे जब कोवलेंट बॉन्ड 2 एक जैसे, दूसरे में होगा मुख्तलिफ, इसमें क्या 2 एक जैसे एटम बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा, जोड़े से मेरा 2, दोनों एटम के बिल्कुल दरमियान में होता है, जिससे एक ऐसा कोवलेंट बॉन्ड वजूद में आता है जिसमें किसी एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। इसको नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में मौजूद 2 हाइड्रोजन एटम के दरमियान बॉन्ड या फिर क्लोरीन मॉलिक्यूल्स में पाया जाने वाला बॉन्ड है। ये दोनों बॉन्ड्स नॉन पोलर हैं। फिर आपने क्या करना है, पोलर की। कह रहे हैं जब एक कोवलेंट बॉन्ड 2 मुख्तलिफ, ये था 2 एक जैसे और ये क्या है 2 मुख्तलिफ एटम के दरमियान बनता है तो शेयर होने वाला इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा इस एटम के नज़दीक चला जाता है। ये बिल्कुल दरमियान है और ये नज़दीक चला जाता है। जो इन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा क़ुव्वत से खींचता है या जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसके नतीजे में जिस एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है इस पर एक छोटा सा मनफी चार्ज बन जाता है और जिस एटम के इलेक्ट्रॉन्स
कि नीचे की ताकत कम होती है, इस पर एक छोटा सा मुस्बत चार्ज बन जाता है। इस तरह से बनने वाले कोवलेंट बांड को पोलर कोवलेंट बांड कहते हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल में शेयर होने वाला इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा क्लोरीन एटम के नज़दीक चला जाता है। तो आपने यहाँ तक इसकी क्या कर लेनी है, एग्जाम्पल कर लेनी है। अब अगला सवाल है हमारे पास, बड़ा ही अहम है। बस आपने इसमें क्या करना है, डेफिनेशंस याद रखनी। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड से क्या मुराद है या किससे कहते हैं, हमने बनना बुनना नहीं याद करना, सिर्फ आपने इसकी क्या करनी है, डेफिनेशन याद करनी है। जैसे कि हमारे पास है, कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड एक ऐसा कोवलेंट बांड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा एक एटम या आयन या मॉलिक्यूल्स मुहैया करता है और दूसरा एटम या मॉलिक्यूल्स इसे कबूल करता है। जो शय इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा मुहैया करे इसको डोनर कहते हैं और जो कबूल करे शय इसको एक्सेप्टर कहते हैं। इस तरह जो बांड बनता है इसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड कहते हैं। एक तीर का निशान डोनर से एक्सेप्टर की तरफ बनाया जाता है। तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड है। डोनर क्या होता है, डोनर का मतलब होता है देने वाला, जो इलेक्ट्रॉन्स देगा वो डोनर कहलाएगा। एक्सेप्टर कबूल करना, जो वो जोड़ा एक्सेप्ट करेगा वो एक्सेप्टर कहलाएगा। इस तरह आपके पास ये भी शॉर्ट क्वेश्चन जो अहम था वो भी मैंने करवा दिया, तो अच्छी तरह तैयार करना है। फिर अगला देखते हैं हम। ले भाई, ये भी हमारे पास जो आ गया सवाल बड़ा ही अहम है। मेटालिक बांड क्या है, कैसे बनता है, ये नहीं, आपने पास डेफिनेशन याद रखनी है शॉर्ट के लिए। मेटालिक बॉन्ड क्या है, कह रहे हैं कि ऐसा कीमियाई बांड जिसकी वजह से मेटल में मौजूद पॉजिटिव चार्ज रखने वाले आयंस आज़ाद घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपस में जुड़े होते हैं। आम तौर पर मेटल्स के एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। आयोनाइज का मतलब क्या होता है, इसका आयंस में टूट जाने की एनर्जी कम होती है, इसलिए इनके एटम आसानी से बैरूनी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स को आज़ाद कर सकते हैं। यही बात अगर दूसरे अंदाज में कमी हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि मेटल्स के एटम में मौजूद न्यूक्लाई अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ मजबूती से बांध कर नहीं रखता। इसे क्या कहते हैं, इसे मेटालिक बांड कहते हैं। तो ये बड़ा ही अहम है, शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन याद करनी है। ले भाई, अब सबसे इस चैप्टर का जो सबसे अहम शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है, तो इसको जूम कर लें थोड़ा सा ज़्यादा। मेटल्स के ख़वास लिखें। मेटल्स की सतह आम तौर पर चमकदार होती है। जैसे कि हम किसी लोहे को काटे ना तो उसमें चमक होती है। सरिये की मिसाल ले लें। मेटल्स के मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना, और बॉइलिंग उबलना पॉइंट्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। मेटल्स बिजली और हरारत दोनों के कंडक्टर्स हैं, यानी कि मेटल्स में से बिजली भी आसानी से गुजर जाती है और हरारत भी गुजर जाती है। आम तौर पर मेटल्स भारी और सख्त होते हैं, जैसे कि सरिया है वो भारी भी होता है और सख्त भी होता है। दबाव से मेटल की शक्ल व सूरत तब्दील की जा सकती है। जैसे कि एक सरिया होता है उसको हम तोड़ मरोड़ के मुख्तलिफ शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बड़ा ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपने अच्छी तरह तैयार करना है। फिर एक और छोटा सा सवाल है हमारे पास, वो भी बड़ा ही अहम है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर से क्या मुराद है। बस ये आपने डेफिनेशन याद करनी है और कुछ नहीं करना। मेटल्स की इलेक्ट्रॉन्स खोने की सलाहियत, यानी कि मेटल्स जब इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देंगे या उससे कोई छीन के ले जाएगा तो उस सलाहियत को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर कहते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव या पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब कोई एटम्स इलेक्ट्रॉन्स देता है, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन जब छीन के ले जाएगा तो इसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं हमारे पास। ले भाई, अब हमारे पास है अगला सवाल शॉर्ट क्वेश्चन, फिर हम लॉन्ग की तरफ जाएंगे। पहले क्या करते हैं, शॉर्ट को देखते हैं। ये बड़ा ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन मेरी नज़र में आ रहा है, लेकिन इतना ख़ास भी नहीं है, पर आप लोगों ने क्या करना है, पढ़ लेना है, याद करना ज़रूर है। नॉन मेटल्स के, वो मेटल्स के इलेक्ट्रो पॉजिटिव, नॉन मेटल्स के इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर से क्या मुराद। कह रहे हैं कि नॉन मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स हासिल करने की सलाहियत को, वो खो देने की सलाहियत को, ये हासिल करने की सलाहियत को नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
कहते हैं। इस तरह आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन सबसे अहम लॉन्ग सवाल हमारा आ गया। ज़रा तवज्जो से, ख्याल से, प्यार और मोहब्बत से सुनिएगा, समझिएगा, ताकि आपको याद करने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। क्योंकि रीडिंग तो लिखी होती है, रीडिंग तो हमें करनी आती है, लेकिन अगर कोई समझाने वाला अपने प्यार से समझा दे तो ज़्यादा आसान काम हो जाता है याद करने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो चलें भाई, बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करते हैं और इसको ध्यान से पढ़ते हैं और समझाते हैं। कह रहे हैं कि आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड की खसूसियात का मुकाबला मुआवजा कीजिए। क्या क्या होती हैं? पहला है आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड में हमारे पास क्या है? कह रहे हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स में मुखालिफ चार्ज रखने वाले, मुखालिफ क्या यानी कि प्लस और नेगेटिव आयन मौजूद होते हैं, जो ख़ुद को मखसूस तरतीब देकर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि लाइन में तरतीब में होते हैं। आयोनिक कंपाउंड एक न्यूट्रल कंपाउंड है। न्यूट्रल का मतलब क्या है? जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव होता है। और इसमें मौजूद मुखालिफ चार्ज रखने वाले आयन के दरमियान मौजूद कशिश की क़ुव्वत को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। फिर इसका कोवलेंट कंपाउंड का पहला पॉइंट, कोवलेंट कंपाउंड ज़्यादातर न्यूट्रल होते हैं। ये मुखालिफ चार्ज वाले होते हैं तो ये न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के तौर पर पाए जाते हैं। इनमें मौजूद एटम के न्यूक्लाई और शेयर इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान खासी मजबूत कशिश मौजूद होती है। फिर दूसरा पॉइंट, आयोनिक कंपाउंड्स आम तौर पर ठोस हालत में मिलते हैं। जो आयोनिक कंपाउंड हैं वो ठोस हालत में होते हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। मसलन सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 801 सेंटीडिग्री ग्रेड है। एमसीक्यू के तौर पे याद रखिएगा। इसकी वजह से ये कि इसमें मौजूद सोडियम और क्लोराइड आयन के दरमियान कशिश की मजबूत क़ुव्वत मौजूद है। फिर हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड का दूसरा पॉइंट, दो या दो से ज़्यादा नॉन मेटल्स मिलकर कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। कम मॉलिक्यूल मास रखने वाले कोवलेंट कंपाउंड आमतौर पर या तो गैसेस हैं या फिर ऐसे मायात हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास रखने वाले कंपाउंड ज़्यादातर ठोस हालत में मिलते हैं और आम तौर पर इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है, उसके ज़्यादा है और इनके कम है। तीसरा पॉइंट आयोनिक कंपाउंड का, कह रहे हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स आम तौर पर पोलर सॉल्वेंट यानी कि पानी में हल हो जाते हैं, और ये ज़्यादातर पानी में हल नहीं, जो कोवलेंट है वो पानी में हल नहीं होते, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट मसलन ईथर, बेंजीन और एसीटोन में हल हो जाते हैं। पिघली हुई हालत में और सॉल्यूशन की सूरत में चूँकि आयन आज़ादाना हरकत करते हैं, इसलिए इन दोनों सूरतों में से बिजली के कंडक्टर हैं। पिघली हुई हालत में भी और सॉल्यूशन की हालत में भी ये क्या हैं? बिजली के अच्छे कंडक्टर हैं आयोनिक कंपाउंड। आम तौर पर ये बिजली के कंडक्टर्स नहीं हैं। जो कोवलेंट कंपाउंड है इनमें से बिजली नहीं गुजरती। और सबसे अहम शॉर्ट क्वेश्चन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो आपने क्या करना है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की डेफिनेशन सिर्फ तैयार करनी है। तो डेफिनेशन में हमारे पास क्या कह रहे हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश की क़ुव्वतों को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स के दरमियान या एलिमेंट्स के दरमियान जो ताकत होगी वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाती हैं। कशिश की ये क़ुव्वतें आम तौर पर एटम के दरमियान कीमियाई बांड की निस्बत बहुत कमज़ोर होती हैं। यानी कि ये एटम्स के अंदर केमिकल बांड या कीमियाई बांड की लिहाज से ये थोड़ी सी कमज़ोर होती हैं। तो ये बड़ा ही अहम सवाल था जो मैंने आपको करवाया, तो अच्छी तरह याद रखिएगा, टेस्ट में आएगा, आ भी सकता है और पेपर्स के बोर्ड के लिहाज से भी बड़ा अहम सवाल है। आगे हमारे पास है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की इकसाम बतानी है आपने कि इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं उनकी इकसाम कौन कौन सी, उनके बारे में हमने थोड़ा सा जानना है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की इकसाम करते हैं हम। कह रहे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एलिमेंट्स और एटम के मॉलिक्यूल कशिश की क़ुव्वतों को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। ये पीछे भी किया। ये दो तरह की होती हैं, एक डाइपोल की कशिश की क़ुव्वतें, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
डाईपोल के और डाईपोल कशिश की क़ुव्वतों की तो आपने डेफिनेशन याद करनी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम वजाहत में जाएंगे, लॉन्ग सवाल आता है। कशिश की ये क़ुव्वतें पोलर कंपाउंड मसलन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पाई जाती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मौजूद हाइड्रोजन और क्लोरीन अपने दरमियान बांटे गए इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को क्या करते हैं, मुख्तलिफ ताकतों से खींचते हैं। एटम की इस ताकत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं और इस ये अमल क्या कहलाएगा उनका, डाईपोल कशिश की क़ुव्वतें भी कहलाती हैं। अब हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बुक के ऊपर ये बहुत वजाहत में ज़्यादा लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ से कर लेंगे ना तो ये शॉर्ट है, टू द पॉइंट हमारे पास इसकी वजाहत है। कह रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाईपोल की कशिश की क़ुव्वतों की एक मखसूस शक्ल है, ये ख़ास है जब हाइड्रोजन एटम अपने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बहुत ज़्यादा फ़र्क की वजह से बॉन्ड बहुत ज़्यादा पोलर बन जाते हैं। इसके नतीजे में बहुत ताकतवर डाईपोल की फोर्सेस की क़ुव्वतें वजूद में आती हैं। मिसाल के तौर पर पानी में ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज़्यादा पोलर बन जाते हैं, तभी इनके दरमियान कशिश की बहुत मजबूत क़ुव्वतें वजूद में आती हैं और इनको फिर क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। पानी में मौजूद ताकतवर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होने की वजह से इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनसे मिलते जुलते कंपाउंड जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन से ज़्यादा होते हैं। तो ये है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग लॉन्ग के तौर पर। ठीक हो गया। फिर हम आगे जाते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ से आपने बड़ी अहम डेफिनेशन याद करनी है, एक छोटी सी है। आयोनिक कंपाउंड में हाइड्रेशन के अमल की वजाहत आपने याद रखना। हाइड्रेशन से क्या मुराद है, हाइड्रेशन से क्या मुराद है, हाइड्रेशन हमारे पास है ये हाइड्रेशन। कह रहे आयोनिक कंपाउंड्स आम तौर पर पानी में हल हो जाते हैं। जो आयोनिक कंपाउंड है वो क्या होते हैं, पानी में हल हो जाते हैं। पानी के मॉलिक्यूल्स ना सिर्फ आयोनिक कंपाउंड्स में मौजूद आयंस के दरमियान कशिश की मजबूत क़ुव्वतों को तोड़ देते हैं, बल्कि आज़ाद होने वाले आयंस के दरमियान एक घेरा भी बना लेते हैं। वो उनको घेर लेते हैं। घेरा बनाने के इस अमल को हाइड्रेशन कहते हैं। बस आपने ये डेफिनेशन याद करनी है, कोई एग्जांपल या ये डायग्राम याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर अगला सवाल देखते हैं हम। यहाँ से नीचे वाला सवाल है हमारे पास। कह रहे हैं कि आयोनिक जो कंपाउंड से क्या मुराद है, इनकी खसूसियात। आयोनिक कंपाउंड तो बड़ा ही अहम है। कह रहे हैं आयोनिक कंपाउंड होता क्या है। आयोनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड हैं जो मुखालिफ चार्ज वाले आयंस के दरमियान, मुखालिफ चार्ज क्या होगा, प्लस और माइनस, इलेक्ट्रोस्टैटिक कशिश से बनते हैं। ये आयंस मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की मुंतकिली से बनते हैं, जैसे कि KF, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह। अब हमने इनकी क्या करनी है, खसूसियात करनी है। ये तो उसकी हमने पहले डेफिनेशन की थी, अब हमने क्या करनी है, इसकी खसूसियत करनी। तो बड़ी अहम खसूसियत है इसकी, थोड़ा जूम इट कर लें। कह रहे हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स के क्रिस्टलेट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ये क्रिस्टलेट्स होते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस पर मुश्तमिल होते हैं। ये रूम टेम्परेचर पर ठोस होते हैं और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। ये पोलर सॉल्वेंट जैसे कि पानी में हल पजीर होते हैं। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं। ये सख्त होते हैं। तो ये है इनकी डेफिनेशन। फिर है हमारे पास अगला सवाल भी बड़ा ही अहम है। इसी तरह कह रहे हैं कि अगले सवाल में हमारे पास है कोवलेंट कंपाउंड क्या है, इनकी खसूसियत बतानी है आपने। कह रहे हैं कि कोवलेंट कंपाउंड वो कंपाउंड्स हैं जो एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शराकत का मतलब इश्तराक से, ये पीछे पड़ा, वो हमने क्या पढ़ा था, बांड पढ़े थे। ये कंपाउंड है, इन शराकत से एक कोवलेंट बांड बनता है। इसकी खसूसियात क्या हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। ये ज़्यादातर नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल पजीर होते हैं, जैसे कि ईथर और बेंजीन। ये आम तौर पर बिजली के अच्छे कंडक्टर नहीं, इनमें से बिजली नहीं गुजरती। ये ज़्यादातर न्यूट्रल
मालिक्यूल्स के तौर पर पाए जाते हैं या इनको जाना जाता है। फिर है हमारे पास ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का आपने सिर्फ इस्तेमाल याद रखना है, ये शॉर्ट के तौर पे पूछा जा सकता है कि ग्रेफाइट का इस्तेमाल क्या है। ग्रेफाइट से पेंसिल, पॉलिश, खटालियाँ बनाई जाती हैं। ग्रेफाइट से बने इलेक्ट्रोड आमतौर पर बैटरी सेल और ऐसी भट्टियों में इस्तेमाल होते हैं जिनसे स्टील बनता है, यानी कि बड़ी बड़ी भट्टियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे देखते हैं। इस तरह हमारे पास चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमने इसकी एक्सरसाइज जो है ना, इसके एमसीक्यूज़ करने हैं और इसकी एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। यहाँ से एक और शॉर्ट क्वेश्चन मिल गया हमें, बड़ा ही अहम। एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? एटम अपने बैरूनी शेल को मुकम्मल करने और इस्तेहकाम हासिल करने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो ये आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। एक और हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आया, बड़ा ही अहम है, ये भी आपने अच्छी तरह करना है। हमारे पास कह रहे हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स अल्कली मेटल से कम रिएक्टिव क्यों हैं? कह रहे हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स अल्कली मेटल की निस्बत कम रिएक्टिव होती हैं, क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स अपने बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स को अल्कली मेटल की निस्बत कम आसानी से खारिज करती हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने अच्छी तरह तैयार करना है। ले भाई, एक ऊपर भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, सबसे अहम, बड़ा ही आसान और अहम। कीटाइन से क्या मुराद है और एनाइन? कीटाइन के ऊपर पॉजिटिव होगा, कह रहे पॉजिटिव चार्जशुदा मेटल्स आयंस को क्या कहते हैं? कीटाइन कहते हैं। मिसालें, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव, मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव। एनाइन नेगेटिव चार्जशुदा नॉन मेटेलिक आयंस एनाइन कहलाते हैं, मिसालें क्लोरीन और ऑक्सीजन वगैरह। ये हो गया, ये भी बड़ा अहम सवाल है। फिर हमारे पास एक और सवाल है, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा जूम कम कर लें। ये बड़ा अहम और छोटा सा सवाल है, ये छोटी छोटी बातें बड़ी कमाल की बता रहा हूँ आपको। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर हैं, क्यों? वजह क्या है कि मेटल में से बिजली क्यों गुजरती है? कह रहे मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आज़ाद हरकत कर सकते हैं इस वजह से मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं। सोडियम या मैग्नीशियम में कौन सी मेटल में मेल्टिंग बॉन्ड मौजूद होते हैं? तो कह रहे हैं सोडियम की निस्बत मैग्नीशियम में मेल्टिंग बॉन्ड मज़बूत होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड जो होते हैं वो मज़बूत होते हैं। फिर आपने एक और शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है, कोयले का इस्तेमाल। क्या करना है? कोयला कहाँ इस्तेमाल होता है? कह रहे हैं कि कोयला बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स में बतौर ईंधन इस्तेमाल होता है। कह रहे 2 बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड के नाम और फार्मूले जो रूम टेम्परेचर पर गैस हालत में होते हैं। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो ये हैं शॉर्ट क्वेश्चंस आपके अहम जो हैं। अब हमने क्या करने हैं, उसके MCQ देखने हैं। ले भाई, ये हमारे पास आ गए, इसके MCQs आ गए। तो MCQs में हमारे पास क्या है? कह रहे हैं कि जब पिघले हुए क्या है, जब पिघले हुए कॉपर और पिघले हुए जिंक को मिलाया जाता है तो ब्रास नाम की नई शय बनती है। बताएं कि इसमें कॉपर और जिंक के दरमियान किस किस्म का बॉन्ड वजूद में आता है? तो हमारे पास ऑप्शन है मेल्टिंग मेटेलिक बॉन्ड वजूद में आता है। फिर हमारे पास है दूसरा, कौन सा एलम तीनों यानी कि आयनिक, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है? तो हमारे पास है ऑक्सीजन। वो हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है। फिर हमारे पास है तीसरा, कह रहे पानी क्यों माया है और हाइड्रोजन सल्फाइड क्यों गैस है? इसकी वजह क्या है वो आपने बतानी है। तो इसका ऑप्शन है बे, क्योंकि पानी एक पोलर कंपाउंड है और इसके मॉलिक्यूल के दरमियान कशिश की कुव्वतें क्या होती हैं? मजबूत होती हैं। चौथा, दर्ज बांड में से कौन सा बांड सबसे कमज़ोर तस्वर किया जाता है? तो F सिंगल बॉन्ड, F फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन है। फिर हमारे पास है पाँचवा MCQ। पाँचवें में क्या कहते हैं?
कार्बन की कौन सी फॉर्म को लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो ये हमारे पास क्या है, एच एफ को किस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है? यानी कि हमारे पास है पाँचवा ऊपर था, कार्बन की कौन सी फॉर्म को लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो हमारे पास है ग्रेफाइट। वो क्या है, हमारे पास ग्रेफाइट है। MCQ नंबर अब हमने देखना है पहले 6। मालिक्यूल के दरमियान कशिश की कुव्वतों की मजबूती को मद्देनज़र रखकर बताएं कि कौन सा कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है? यानी कि हमारे पास 6वां है, 6वें का H2O पानी, ये नहीं है, H2O पानी, ऑप्शन बी। किस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है? MCQ नंबर 7 Rb यानी कि रुबीडियम का, रुबीडियम का सबसे ज़्यादा होता है। तो इस तरह हमारे पास अगला है MCQ। किस आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है? तो 8वें का हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड। फिर है किस कंपाउंड में कोवलेंट बांड और आयोनिक बांड दोनों मौजूद होते हैं? तो वो हमारे पास क्या है, मीथेन क्लोराइड। दर्ज झैल में से किस में डबल कोवलेंट बांड मौजूद होता है? तो एथालीन में। ये हमारे थे MCQs, जो हमने 10 MCQs थे। MCQ जिस बच्चे ने तैयार कर लिए पूरी बुक के, समझें कि वो 100% पास हो गया है। लेकिन बाकी वो अभी पास हुआ, हमने तो अच्छे नंबर लेने हैं ना, तो वो बातें हमने बाद में करनी है, तो वो तैयारी करनी है। ये वैसे आपको बता रहा हूँ कि वो बच्चा पास होने के क्या हो जाता है, करीब पहुँच जाता है। तो अगला हमारे पास एक्सरसाइज का पहला शॉर्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि किस किस्म के एलिमेंट अपने बैरूनी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से खो देते हैं, और किस किस्म के बांड एलिमेंट को बैरूनी शेल में जज़ब कर लेते हैं? तो जवाब बड़ा ही आसान है। मेटल्स जो होते हैं ना, हमारे मेटल्स आसानी से अपने बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स खारिज कर सकते हैं, जबकि नॉन मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन्स खारिज वो हासिल करते हैं, वो खारिज करते हैं और ये हासिल करते हैं। कह रहे हैं कम मास रखने वाले कोवलेंट कंपाउंड क्यों गैस या कम बॉइलिंग पॉइंट वाले माया की तरह पाए जाते हैं? कह रहे लोअर मालिक्यूलर, लोअर का मतलब क्या होता है, कम। कह रहे कि लोअर मालिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड अपने मालिक्यूल के दरमियान कशिश की कमज़ोर फोर्सेस की वजह से गैसेस या कम बॉइलिंग लिक्विड के तौर पर मौजूद हैं। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे किसी एलिमेंट की मिसाल दें जो क्रिस्टलाइन ठोस की तरह पाया जाता है और इसके एटम के दरमियान कोवलेंट बांड हैं। कार्बन यानी कि डायमंड क्रिस्टलाइन ठोस के तौर पर पाया जाता है और इसके एटम के दरमियान कोवलेंट बांड मौजूद होता है। फिर है हमारे पास चौथा सवाल। कह रहे हैं कि मेटल्स की कौन सी खसूसियत की वजह से इनको तारों और चादरों में तब्दील किया जाता है? बड़ा ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं जब मेटल्स पर प्रेशर डाला जाता है तो एटम्स के ऊपर की तारें नीचे की तारों से फिसल जाती हैं। इसके नतीजे में इनकी शक्लें बदल जाती हैं। इसलिए मेटल्स को खींचकर तारों और चादरों की शक्ल दी जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ चारों, तो आपने लिखना चादरों की शक्ल दी जाती है। मेटल्स की ये खासियत इन्हें मेलेबल्स और डक्टाइल्स बनाती है। और सबसे छोटा सा सवाल बड़ा ही अहम, क्या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड एक मजबूत बांड है? कह रहे हैं जब इलेक्ट्रॉन का बांड पेयर सिर्फ एक एटम देता है तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड बनता है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड मजबूत बांड है, लेकिन दूसरे कोवलेंट बांड की तरह मजबूत नहीं होता। लें भाई, ये आपका टेस्ट में सवाल आया है। नाइट्रिक एसिड HNO3 का डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर लिखना है। यानी कि H हमारे पास एक है, नाइट्रोजन भी एक है और ऑक्सीजन कितने हैं, 3। तो ये देखें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये डॉट जो हैं ये इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो हैं ये पहले सिंगल बॉन्ड बन रहा है और इनके दरमियान डबल। तो ये हमारे पास क्या है, इसका नाइट्रिक एसिड का क्रॉस फार्मूला और ये
डॉट फार्मूला, ये जो लगे हुए हैं ना क्रॉस, ये शेयरिंग को ज़ाहिर करते हैं, और ये डॉट डॉट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को ज़ाहिर करते हैं। इस तरह एक नीचे वाला सवाल देखें, HF एक माया है। HF क्या है? एक माया, और हाइड्रोजन क्लोरीन एक गैस। ऐसा क्यों है? कह रहे हैं HF रूम टेम्परेचर पर माया होता है, यानी कि दर्जा जो रूम टेम्परेचर कमरे तक का कितना होता है 25 सेंटीग्रेड, जबकि HCl गैस है, क्योंकि HF में HCl की निस्बत हाइड्रोजन बॉन्डिंग मजबूत होती है। कोई और एक आधा सवाल देख लें जो हमारे काम का हो। चलें भाई, लास्ट वाला सवाल, और इससे आगे भी एक और भी होगा, देख लेते हैं, लेकिन आपने ये करने ज़रूर है। कह रहे हैं मेटल्स हरारत के कंडक्टर्स कैसे हैं? ये पीछे भी किया, आज़ादाना इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी की वजह से। आम तौर पर यहाँ से एक रह गया हमारे पास सवाल, शॉर्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं मेटल्स आम तौर पर भारी और सख्त क्यों होती हैं? कह रहे हैं कि मेटल्स आम तौर पर सख्त और भारी होती हैं क्योंकि मेटल्स में एटम मजबूती से जकड़े होते हैं। जकड़े होते से मुराद जुड़े होते हैं, और कतारों की शक्ल में एक दूसरे के ऊपर तरतीब दिए जाते हैं। ये तरतीब इन्हें सख्त और भारी बनाती है। इस तरह हमारे पास इस पूरे चैप्टर के जो हमारे अहम सवालात थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए, समझा दिए। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा वीडियो को, ताकि दूसरे दोस्त, स्टूडेंट्स, दूसरे फ्रेंड्स, दूसरे फॉलोअर्स का भी भला हो जाए, और वो भी थोड़ी सी तैयारी करके अच्छे नंबर ले लें। कम से कम आपने इस पूरे चैप्टर में ये बातें ज़रूर याद कर लेनी है, ताकि आपको किसी तरह का कोई मसले का सामना ना करना पड़े। अल्लाह हाफ़िज़।